एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। अगर पूरी तरह से जनादेश जनता ने दे दिया होता तो हम अपना महापौर बनाते कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नगर सेवक थे वो पूरी समय में उल्लासनगर में खुले घूम रहे थे। जी बिल्कुल सही है। और उनके जितने भी चुने हुए नगर सेवक थे वह कहीं होटलों में बंद थे, नजर बंद थे, पहरेदारी में थे। तो आप इस बात से समझिए ना कि भय जो था वो हमारे पास बिल्कुल नहीं था। हम ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि बहुमत हमारे पास था और हम भारतीय जनता पार्टी का महापौर बना सकते थे। और आप पत्रकार तो बड़े होशियार होते हैं, तोड़ मरोड़ कर शब्दों को मुंह में डालते हैं। मुझे पता नहीं है किस संदर्भ में दिया था जिसने भी महापौर बिठाया है। अगर विश्लेषण करेगा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो पलड़ा है वह भारी दिखेगा। और इसीलिए भारी दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी अकेली लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा घड़ा जिसमें हमारे बहुत बड़े नेता जो कई बार जिला अध्यक्ष पर रहे थे, उप महापौर रहे थे, स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे थे, यानी ऐसे 8 नगर सेवकों को हमारे से तोड़कर शिवसेना में मिला दिया गया। कि आप पत्रकार लोग बहुत कुरेदते हैं, हमारे बातों को पकड़ते हैं, हमारे जख्मों के ऊपर आप दबाते हैं ताकि हमारा दर्द बाहर निकले। हमें पहरेदारी की भूमिका निभानी पड़ेगी। जो कहते हो कि विपक्ष नहीं है तो विपक्ष की भूमिका भी हमको ही निभानी पड़ेगी। लेकिन जो नए नए शिव सैनिक बने हैं उनकी जो चीजें हमने देखी है वह बड़े अवसरवादी होते हैं। समय समय पर पार्टियां बदलते हैं, समय समय पर बड़े बड़े पद हासिल कर लेते हैं, कभी दोस्ती का गठबंधन बना लेते हैं। तो फिर हम सत्ता में होने के बाद भी एक पहरेदार की भूमिका अदा करेंगे और जोरदार विपक्ष की भूमिका हम अवश्य अदा करेंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हृदय अग्निपथ के इस नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हाल ही में उल्लासनगर महानगर पालिका में सत्ता की जो रशाकशी चालू थी उस रशाकशी पर विराम लगाते हुए शिवसेना और भाजपा ने आपस में मिलकर महायुति बना डाली। जब महायुति करनी ही थी तो शिवसेना भाजपा उल्लासनगर में अलग अलग लड़े क्यों थे? क्यों जनता को मूर्ख बनाया गया था? कारण क्या थे जनता को मूर्ख बनाने के? जब आपको आपस में मिलकर ही सत्ता में बैठना था, सत्ता की मलाई, सत्ता का सुख भोगना था, तो आखिर जनता की जो मैंडेट दिया है उसका अपमान करने का कारण क्या था? ऐसे काफ़ी सारे सवालों के साथ आज हृदय अग्निपथ ने मुलाकात ली भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदीप रामचंदानी के साथ। महायुति को लेकर क्या कहना है प्रदीप रामचंदानी का, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। प्रदीप जी, नाना करके प्यार तुम्ही थे कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही थे कर बैठे। ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरियां थी जो आपको महायुति में आना पड़ा प्रदीप जी? ये आप जानते हैं ये सवाल जो है वह इस वक्त सही नहीं है। जनता ने किसी को भी बहुमत नहीं दिया। जी बिल्कुल। निर्णायक आंकड़े किसी के पास नहीं थे। जब निर्णायक आंकड़े नहीं होते हैं तो क्या होता है? फिर से तो चुनाव नहीं होंगे। अगर इस तरह से जनता निर्णायक आंकड़े नहीं देती तो आंकड़ों के आधार पर आंकड़ों को नमन करते हुए किसी न किसी तरह से हम उसके साथ समझौता करके हम अपनी जो यहाँ पर महापौर उप महापौर बनाया है, जो नैसर्गिक केंद्र में भी हमारे साथ है, शिवसेना राज्य में भी हमारे साथ है, तो ऐसी स्थिति में निर्णय जो होता है वो जनता, जैसे अब कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश मिला तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का महापौर बना। यहाँ पर संख्या के आधार पर स्पष्ट जनादेश नहीं मिला
तो हमारा नैसर्गिक गठबंधन शिवसेना के साथ है, हमारी विचारधारा उनके साथ मिलती है, तो उनके साथ सरकार बनानी पड़ी। उसमें महापौर हमारा, महापौर उनका बना, उप महापौर हमारा बना, इसमें क्या गलत है? प्रदीप जी, महापौर उनका बना, उप महापौर किसका बना, फिलहाल तो उस विषय पर हम लोग बात नहीं करें, बात करें महायुति की। मेरा एक स्पष्ट था, शिवसेना के पास बहुमत था, 37 उनके पास चुने हुए नगर सेवक थे, 2 जो थे अन्य वो उनके साथ थे, साई पार्टी उनके साथ थी, तो 40 का आंकड़ा उनका बैठ रहा था। लेकिन फिर भी महायुति में भारतीय जनता पार्टी, आपको नहीं लगता कि जबरदस्ती घुसी है? देखिए, किसी भी दल के पास अगर बहुमत होता है तो वह युति नहीं करता है। अगर उन्होंने हमारे को साथ में लिया है तो यह जो आग्रह है दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हो कि हमने कोई आग्रह नहीं किया, हमने जनता से आग्रह किया था कि हमें स्पष्ट जनादेश दे, और जनता ने हमें 3 सीटें कमी दी। अगर पूरी तरह से जनादेश जनता ने दे दिया होता तो हम अपना महापौर बनाते, जनता ने नहीं दिया। और यह है, आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने आग्रह किया, ऐसा नहीं है। हमारे पक्ष के बड़े नेता, उन्होंने ये तय किया कि उल्लासनगर में, कल्याण में, थाना में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर वहां पर महापौर बनाएगी। थाना में तो स्थिति ऐसी थी कि शिवसेना के पास पूर्ण बहुमत था, तो भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ लिया। यहां पर पूर्ण बहुमत था या नहीं था, ऐसे तो नहीं दिखाई दे रहा है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, उनके पास 36 सीटें थी। आप कह रहे हो कि भाई ऐसा उनके पास था, तो ऐसे लोग तो हमारे पास भी थे, ऐसे लोग तो हमारे पास भी थे। लेकिन जब हमारा पक्ष श्रेष्ठ ये तय करता है कि दोनों ने अगर राज्य में सरकार साथ चला रहे हैं तो उल्लासनगर में भी साथ आना चाहिए, इसीलिए हम साथ रहे। प्रदीप जी, कहीं ना कहीं लगता नहीं है आपको कि उल्लासनगर की जनता के साथ धोखा किया है दोनों पार्टियों में? भारतीय जनता पार्टी की बात केवल नहीं कर रहा हूं मैं, दोनों, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी। पहले चुनाव अलग लड़ना, फिर जनता के मैंडेट का अपमान करना, और फिर साथ में आ जाना। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है उल्लासनगर की जनता के साथ पूरी तरह धोखा? दोनों पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं। जब आपके पास मैंडेट नहीं है तो एक को विपक्ष में बैठना चाहिए, एक सत्ता में बैठना चाहिए। इसमें कोई भी पक्ष सत्ता में बैठे, इसको जनता से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन एक पक्ष जिसको मैंडेट दिया है, बहुमत मिला है, वो आ जाए सत्ता में। पहले अलग लड़ना, फिर साथ में आ जाना, तो क्या जनता के साथ सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए ये सब बातें होती है? प्रदीप जी, नहीं, आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही नहीं है। किसी के पास भी बहुमत नहीं था, उनके पास भी नहीं था, हमारे पास भी नहीं था। और समझदारी इसी में होती है कि जो छोटे छोटे दल हैं उनके साथ आप सौदेबाजी करो, उससे बेहतर है कि अगर आप राज्य में सरकार चला रहे हो, क्योंकि जो खंडित जनादेश मिला तो उसके बाद जो 2-4 लोगों की, 2-3 लोगों की हमको जरूरत थी, 3 लोगों को उनको जरूरत थी। तो समझदारी इसी में होती है कि छोटे दलों की जो सौदेबाजी से बेहतर है कि जो 2 नैसर्गिक दल आपस में केंद्र में सरकार चला रहे हैं और राज्य में सरकार चला रहे हैं। देखिए, कई जगह ऐसा हुआ है, मैंने आपको उदाहरण दिया, जहां स्पष्ट बहुमत मिला है उसी ने अपना महापौर बनाया है, और जहां जहां बहुमत नहीं मिला है तो शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी में पूरे महाराष्ट्र में सरकार साथ में बनाई है, उसमें कुछ गलत नहीं है। इसमें धोखे की क्या बात है? अगर जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया होता तो बात अगर आप कह सकते थे, जब जनता ने ही खंडित जनादेश दिया है तो किसी न किसी तरह से तो महापौर बनाना पड़ेगा। प्रदीप जी, मैं आपको याद दिलाता हूं, शिवसेना के पास 37 नगर सेवक अपने थे, वंचित बहुजन आघाड़ी का उनके पास समर्थन का पत्र भी था, साई पार्टी उनके साथ में ही चुनाव लड़ी थी, तो 40 का आंकड़ा शिवसेना का पूरी तरह से फिट बैठ रहा था। उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती घुसी है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नगर सेवक थे वो पूरी समय में उल्लासनगर में खुले घूम रहे थे। जी, बिल्कुल सही है। और
उनके जितने भी चुने हुए नगर सेवक थे वह कहीं होटलों में बंद थे, नजरबंद थे, पहरेदारी में थे। तो आप इस बात से समझिए ना कि भय जो था वो हमारे पास बिल्कुल नहीं था। और हम ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि बहुमत हमारे पास था और हम भारतीय जनता पार्टी का महापौर बना सकते थे, लेकिन क्योंकि नैसर्गिक दल हमारा था और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में लड़े या न लड़े, लेकिन हमारा गठबंधन केंद्र में भी है, राज्य में भी है। और हम लोगों ने यह तय किया, हमारे वरिष्ठों ने, कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अगर साथ में रहेगी तो एक मजबूत सरकार बनेगी और एक अच्छा निर्णय शहर के प्रति ले सकते हैं। प्रदीप जी, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं, मेरे ही चैनल पे कुछ वक्त पहले आपने कहा था कि विरोधी पक्ष कभी खत्म नहीं होता। आज तो विरोधी पक्ष पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने खत्म कर दिया। अब विरोध, आपके ही शब्द थे, जब विरोधक ही नहीं रहेंगे तो शहर की उन्नति, शहर का विकास होगा कैसे? अब तो विरोधी पक्ष ही खत्म कर दिया आप दोनों पार्टियों ने मिलकर। देखो, कई इंटरव्यू में देता हूं, मैंने ऐसे कहा है, या कि आप शब्द मैं क्लिपिंग चलाऊंगा, मेरे शब्द मुंह में डाल रहे हैं इस वक्त। उसका किस संदर्भ में वो दिया गया होगा मुझे पता नहीं है। और आप पत्रकार तो बड़े होशियार होते हैं, तोड़ मरोड़ कर शब्दों को मुंह में डालते हैं। मुझे पता नहीं है किस संदर्भ में दिया था, तो उस बात पे ये नहीं कह सकता हूं। लेकिन परिस्थितियां ऐसे बनी कि किसी का भी महापौर नहीं बैठ रहा था, इसीलिए तय किया गया कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर सरकार बनाएंगे। प्रदीप जी, एक चैनल पर आपने कहा कि आपके साथ, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ, महापौर पद को लेकर अन्याय हुआ है। नहीं, अन्याय का ऐसा अन्याय नहीं हुआ है। आप उस बात को, लोगों की समझ के ऊपर है। अन्याय ऐसे हुआ है, मैंने एक उदाहरण दिया था कि जनता से सीधे नगराध्यक्ष अंबरनाथ में जब चुनाव हुआ तो नगराध्यक्ष सीधे भारतीय जनता पार्टी को नगराध्यक्ष मिला। बदलापुर में सीधे नगराध्यक्ष का चुनाव हुआ तो बदलापुर में सीधे भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। अगर यहां भी मेयर सीधे जनता में से चुना जाता तो भारतीय जनता पार्टी को जितने वोट पड़े उसमें से 85,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े, शिवसेना को 68,000 वोट पड़े। मेरा यह कहना था कि कायदे से भारतीय जनता पार्टी का महापौर बन सकता था। इस हिसाब से अगर विश्लेषण जो भी करेगा, जिसने भी महापौर बिठाया है, अगर विश्लेषण करेगा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो पलड़ा है वह भारी दिखेगा। और इसीलिए भारी दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी अकेली लड़ रही थी और शिवसेना, आप देखेंगे, टीओके को साथ में लेकर लड़ रही थी, साई पार्टी को साथ में लेकर लड़ रही थी, आरपीआई आठवले गठ को साथ में लेकर लड़ रही थी, पीआरपी को साथ में लेकर लड़ रही थी। यहां तो छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा घड़ा जिसमें हमारे बहुत बड़े नेता जो कई बार जिला अध्यक्ष पर रहे थे, उप महापौर रहे थे, स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे थे, यानी ऐसे 8 नगर सेवकों को हमारे से तोड़कर शिवसेना में मिला दिया गया। और मैं आपको बताता हूं कि जब चुनाव के पूर्व युति करने की बात आई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा एक लिस्ट बनाई थी कि युति करने के लिए, चुनाव पूर्व युति करने के लिए कौन कौन बैठेगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन बैठेगा, शिवसेना की तरफ से कौन बैठेगा। आपने भी अपने चैनलों में कहा कि वो लिस्ट तो आपने जारी की है, लेकिन शिवसेना वाले बोलते हैं हमने ऐसी कोई लिस्ट जारी नहीं की। तो उनको इस बात का आत्मविश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में यहाँ पर पूरी तरह से कमजोर हो गई है, क्योंकि सब मिलकर एक साथ लड़ रहे हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी को भी तोड़कर लड़ रहे हैं। इसके लिए जो उनका आत्मविश्वास था कि उनको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुश्किल से 10-15 सीटें जीतेगी, यहाँ तक कि शिवसेना का युति के लिए हमारे पास आग्रह भी नहीं था। ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं बता रहा हूं कि आप चाहे कितने भी अनैसर्गिक गठबंधन बना लो, कितने भी लोग अपने साथ ले लो,
लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता है, जो कमल के फूल को प्यार करने वाला है, जो मोदी को प्यार करने वाला है, जो फडणवीस को प्यार करने वाला है, जो रविंद्र चौहान साहब को प्यार करने वाला है, वह व्यक्ति हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मतदान करता है। इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी सबसे ज्यादा मतदान भारतीय जनता पार्टी को मिला। अब देखिए, ये सारी बातें अब जो है हमारे भूतकाल में चली गई हैं। अब इन पे इसके ऊपर बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप पत्रकार लोग बहुत कुरेदते हैं, हमारे बातों को पकड़ते हैं, हमारे जख्मों के ऊपर आप दबाते हैं ताकि हमारा दर्द बाहर निकले। अब मैं समझता हूं कि हमको दर्द से बाहर निकलना होगा, और जो जनता ने जनादेश दिया है उस जनादेश के आधार पर हमें पहरेदारी की भूमिका निभानी पड़ेगी। जो कहते हो कि विपक्ष नहीं है, तो विपक्ष की भूमिका भी हमको ही निभानी पड़ेगी, और हमें यह देखना पड़ेगा कि जो हमने घोषणा पत्र दिया है, जो हमने मैनिफेस्टो दिया है, उसका किस तरह से पालन किया जाए। प्रदीप जी, क्योंकि अब आप सत्ता में हैं, आप बोल रहे हैं विरोधी पक्ष की भी भूमिका जो है आप निभाएंगे, तो मेरा एक सवाल है, मासूम सा सवाल है, अगर कहीं आपको लगता है कि सत्ता पक्ष वाले, शिवसेना वाले कुछ गलत कर रहे हैं, तो क्या प्रदीप रामचंदानी और भारतीय जनता पार्टी की आवाज विरोधी पक्ष की तरह गूंजेगी? क्या है ना, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के जो मूल लोग हैं, वो ऐसा करेंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन जो नए नए शिव सैनिक बने हैं, जो नए नए अपने आप को शिव सैनिक कह रहे हैं और बने हैं, जिनको आपने गुंडा पार्टी का भी नाम दिया हुआ है। अब देखिए, मुझे अब ये सारी बातें नहीं कहनी है, क्योंकि अब समय नहीं ये सब बातें करने का। लेकिन जो नए नए शिव सैनिक बने हैं, उनकी जो चीजें हमने देखी है, वह बड़े अवसरवादी होते हैं, समय समय पर पार्टियां बदलते हैं, समय समय पर बड़े बड़े पद हासिल कर लेते हैं, कभी दोस्ती का गठबंधन बना लेते हैं। लेकिन हमारा जो गठबंधन शिवसेना के साथ है, वह एक मजबूत फेविकॉल का जैसे जोड़ होता है, जो मूल शिव सैनिकों के साथ। अब नए शिव सैनिक किस तरह से आगे चल के अपना व्यवहार करते हैं, वह हमारी विचारधारा पे चलते हैं या उनकी मूल जो विचारधारा है उसी के ऊपर काम करते हैं, वह तो समय आने के बाद पता पड़ेगा। हम आशा करेंगे कि जो हिंदुत्व की भावना लेकर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री साहब एकनाथ शिंदे हिंदुत्व को एकदम बड़ा मजबूती से उसकी विचारधारा को लेकर चलते हैं। हिंदुत्व ही कहते हैं कि हमारा जो है वह धर्म निरपेक्ष है। हिंदू धर्म जो है अपने आप में धर्म निरपेक्ष है, वह सभी को जीने का पूरा हक देता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी में हिंदू धर्म विश्वास करता है। ऐसी स्थिति में जो नए बने शिव सैनिक अगर उस तरह का अपना व्यवहार करते हैं, तो हम रचनात्मक उन्हें पूरी तरह से सहयोग देंगे। लेकिन जो उनका पृष्ठभूमि रही है, उसमें देखा गया है कि वो इस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं। अगर उसी तरह का व्यवहार करेंगे तो हमारा पक्ष जो भारतीय जनता पार्टी बहुत कड़ाई से उस चीजों का विरोध करेगा। तो फिर हम सत्ता में होने के बाद भी एक पहरेदार की भूमिका अदा करेंगे और जोरदार विपक्ष की भूमिका हम अवश्य अदा करेंगे। प्रदीप जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि उल्लानगर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भर भर कर वोट किए हैं, आपने आंकड़े भी बताए, तो आपको लगता नहीं है महापौर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए था? क्योंकि आपने कहा है कि आपके साथ अन्याय हुआ, इसलिए ये मेरा सवाल है। नहीं, मैंने आपके इस YouTube चैनल पर नहीं कहा अन्याय हुआ है। आप मेरी बात को बार बार मेरे शब्द मेरे मुंह में मत डालें जी। अन्याय की बात नहीं है, मैंने खाली आपको आंकड़े बताए कि सबसे ज्यादा पसंद है जो लोगों की, वो भारतीय जनता पार्टी है, और अन्याय न्याय की बात मैंने करी नहीं। लेकिन आप जो कह रहे हो कि आपने क्यों नहीं लड़ना चाहिए, तो क्या होता है कि पूरे 29 महानगर पालिकाओं में चुनाव थे, तो कहीं शिवसेना का महापौर बना, कहीं भारतीय जनता पार्टी का महापौर बना। उस आधार पर गुणा भाग के आधार पर यह उल्लासनगर भले हमारा हक था, लेकिन शिवसेना को दिया गया। तो कोई और महानगर पालिका हमारे हिस्से में आई होगी। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अगर साथ में है तो युति का महापौर है, इसमें ही हमें आनंद लेना चाहिए। चलिए, ये थे प्रदीप रामचंदानी, जिन्होंने एक बार फिर से अपनी बेबाक भूमिका अर्धनगरी पर चैनल पर दिखाई।
और आगे भी दिखाते रहेंगे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। प्रदीप जी, हृदय नगरी पथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।